हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण सभी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मगर उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भाजपा नेता कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की सियासत में हलचल मचाने वाले 2020 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब कोर्ट का रुख और कड़ा होता दिख रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ गंभीर रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को उनके कथित विवादित ट्वीट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद विधायक कुमार कृष्ण मोहन को मोबाइल से प्रश्न पढ़ते देख फटकार लगाई। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इस सदन में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस घटना पर तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार को ऐसे रूढ़िवादी, कालग्रस्त मुख्यमंत्री मिले हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ युवा, छात्र और महिला विरोधी भी हैं। कोलकाता में भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के पुतले को जलाया। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल भी शामिल हुई। वक्फ संशोधन विधेयक 204 पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कर्नाटक विधानसभा द्वारा वक्फ संशोधन के खिलाफ पारित प्रस्ताव की आलोचना की और कहा कि ये लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है, यह संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य विधानसभाओं के पास कानून बनाने का अधिकार है। दिल्ली में इन दिनों भाजपा की सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग हरकत में आ गया है और अब हर दिन अधिकारी निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक विधानसभा में वक्फ विधेयक के खिलाफ पारित प्रस्ताव की आलोचना की और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक तुष्टीकरण की राजनीति की प्रयोगशाला बन गया है। उन्होंने कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अनुच्छेद 15 खंड 1 के तहत कहा गया है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता मुर्दों से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने संगीत सोम से सवाल किया कि क्या उस समय संविधान और अदालतें थीं जब इतिहास में कोई गलती हुई थी। राजपूत ने आरोप लगाया कि संगीत सोम जैसे नेता लोगों को धार्मिक भावनाओं में उलझाकर समाज को खतरे में डाल रहे हैं और सत्ता की खातिर बेहुदा बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई की मांग की। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दिशा सालियान के पिता के दावों को खारिज कर दिया, जिन्होंने उसकी मौत की जांच की मांग की थी और यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की थी। उन्होंने मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने वालों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे और शिवसेना यूबीटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार ने भाजपा पर हमला किया और पार्टी पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी दिशा सालियान पर राजनीति करेगी क्योंकि बिहार और मुंबई चुनाव नजदीक हैं। भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हो चुका है। मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा तलाक केस की सुनवाई हुई। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बीच 4 करोड़ रुपए 75 लाख एलुमिनी पर सहमति बन गई। इस तरह धनश्री वर्मा को युजवेंद्र चहल 4 करोड़ रुपए 75 लाख देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धनश्री वर्मा को युजवेंद्र चहल 3 करोड़ रुपए 37 लाख की पहली किश्त पहले ही दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेप और धर्मांतरण के एक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि जबरदस्ती कन्वर्जन एक्ट लगाकर मामले का मनमाने तरीके से निपटारा कर दिया गया है। पुलिस का ये रवैया पक्षपातपूर्ण था। सीजेआई संजीव खन्ना एक शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जो 8 महीनों से जेल में बंद है और उसने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि वो पिछले 8 महीनों से जेल में है और उसको उसकी किसी गलती के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक महिला की मदद करने के यहाँ भेज दिया गया है। भारत के खिलाफ अपनी सेना को तैयार करने में जुटे चीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। शहबाज सरकार ने चीन से 5वीं पीढ़ी के जिस स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 को खरीदा था उसका डेटा ही लीक हो गया। चीन के खुफिया विभाग मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी MSS ने इसकी पुष्टि की है। चीन ने इसके लिए पूर्व डिफेंस इंजीनियर लियू को विदेशी खुफिया एजेंसी को डेटा लीक करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने चीन से J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने पायलटों को भी ट्रेनिंग लेने के लिए बीजिंग भेज दिया है। फाइटर जेट J-35 का डेटा लीक होने की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टेंशन में आ गए हैं। टाटा ग्रुप के हाथ में आने के बाद एयर इंडिया का कायाकल्प हो रहा है।
साथ ही बड़ी संख्या में बड़े विमानों को खरीदने की भी तैयारी चल रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया अमेरिकी कंपनी बोइंग और यूरोप की एयरबस से करीब 50 बड़े विमान खरीद सकती है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया 30 से 40 बड़े विमान खरीदने की योजना बना रही है। इनमें एयरबस A350 और बोइंग 777 X मॉडल शामिल हो सकते हैं। ये संख्या 50 से भी ज्यादा हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि अभी बातचीत चल रही है और कुछ भी तय नहीं है। इस हफ्ते शेयर मार्केट में रौनक छाई हुई है। गुरुवार को भी शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी आई। आईटी शेयरों में तेजी और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने के चलते शेयर मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने जहां 1000 अंकों से ज्यादा का छलांग लगाई तो वहीं निफ्टी भी 300 अंक पार चला गया। इस तेजी के कारण निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। इस हफ्ते ये लगातार चौथा दिन है जब शेयर मार्केट में तेजी रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 30 नक्सलियों को मार गिराया। ये कार्रवाई बीजापुर और कांकेर जिलों में की गई। अधिकारियों के मुताबिक बीजापुर जिले में 26 नक्सली मारे गए, जबकि कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। इस दौरान डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया। बस्तर संभाग में गुरुवार को अब तक कुल 30 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। साथ ही मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। पुलिस के अनुसार बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा से सटे जंगलों में सुबह करीब 7 बजे मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम गंगालूर थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नए बंगले को लेकर सियासत तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने पूर्व सीएम रेड्डी की तुलना सद्दाम हुसैन से की है। पूर्व सीएम ने विशाखापत्तनम में ऋषिकोंडा पहाड़ी पर महल बनवाया है। आईटी मंत्री ने कहा कि वाईएसआरसीपी नेता ने सोचा था कि वो 30 साल तक सत्ता में रहेंगे। उन्होंने पर्यटकों को समुद्र तट के खूबसूरत नजारे से वंचित कर दिया। उन्हें लगा कि वो आंध्र के सद्दाम हुसैन हैं, इसलिए उन्होंने विशाल महल बनवाया। उन्होंने 3 भव्य इमारतें बनवाई हैं, एक अपने लिए और 2 अपनी बेटियों के लिए। साथ ही अपनी पत्नी के लिए एक विशेष कैंप ऑफिस भी बनवाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने लंदन दौरे को लेकर विपक्षी दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि जब कोई नेता विदेश यात्रा पर जाता है तो उस पर हमला करना देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। इस दौरान उन्होंने कहा, राजनीतिक भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन किसी भी नेता को विदेशी यात्रा से पहले उस पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नेता उस समय देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। विपक्ष मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह के हमलों से सिर्फ देश की छवि को ही नुकसान होता है। दरअसल तेलंगाना की प्रमुख पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मिस वर्ल्ड का आयोजन तेलंगाना में कराए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं, जहां सत्तासीन कांग्रेस का कहना है कि इस आयोजन से तेलंगाना वैश्विक नक्शे पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि राज्य पहले ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार को पहले ही सरकारी कर्मियों की तनख्वाह देने और अहम खर्चे उठाने में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस मिस वर्ल्ड के भव्य आयोजन के लिए भारी भरकम रकम खर्च करने के लिए तैयार है। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता क्या है, जिसके भारत में आयोजन को लेकर कांग्रेस विवादों में घिर गई है। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की तरफ से ऐसा क्या किया जा रहा है जो इस पर विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में जब संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में आंदोलन किया था, तब लोगों ने इसका समर्थन किया था। यूपी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर सहित तमाम जगहों पर लंबी सड़क बंदी से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हुई, लेकिन इसके बाद भी काफी हद तक लोगों का समर्थन किसानों के साथ बना रहा। लोगों ने ये माना कि किसानों की समस्याएं गंभीर हैं और उसका समाधान होना चाहिए। संभवतः आंदोलन को मिले इसी समर्थन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं सामने आकर उन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन आज जब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों का आंदोलन समाप्त करने की कार्रवाई की है, लोग उसके समर्थन में दिख रहे हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) एक नई केंद्रीय पेंशन योजना है, जिसका ऐलान पिछले साल 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था। 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन सुरक्षा देना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत ये योजना मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, लेकिन भविष्य में इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और पहले से एनपीएस अकाउंट है तो आपको यूपीएस चुनने का विकल्प मिले। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।